गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह से हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, किराए से उठाई गई मकान संपत्ति का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्यांकन और एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने इसमें डिडक्शंस भी पढ़े, जिसमें हमने मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ा एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ब्याज पर कटौती पढ़ी थी। अब उसके बाद हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी स्टडी किया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में हमने बात की थी कि इसका एनुअल वैल्यू निल होता है। आपने अगर इस पर किसी भी तरह के कोई भी टैक्सेस पे किए हैं तो इट डजेंट मैटर, उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती है। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ज़ीरो हो जाता है क्योंकि एनुअल वैल्यू ज़ीरो होता है और हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का 30% होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर अब क्या बचा? अब बचा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैं कितना कैलकुलेट करूँगी? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट दो हिस्सों में हमने बात की थी, है ना, इसकी डिडक्शन की। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है और 4 पर्पज़ इसके लिए आपके हो सकते हैं, या तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए किया है, निर्माण के लिए, या फिर उसे परचेस करने के लिए, एक्विजिशन के लिए, ठीक है, मतलब खरीदना उसको बनवाना, या फिर उसका मेंटेनेंस या रिपेयर्स, उसकी मरम्मत के लिए, या फिर उसकी वृद्धि के लिए, रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। मतलब 4 चीज़ें हो गई, उसका निर्माण, उसकी वृद्धि, उसका क्रय या फिर उसकी मरम्मत। तो आपको मैक्सिमम 30,000 तक की डिडक्शन यहाँ पर दी जा सकती है। इसकी लिमिट है मैक्सिमम 30,000 और टाइम लिमिट है 1 अप्रैल 1999 के पहले। अगर ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो आपको उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। अगर आप इसे रीपे कर चुके हैं तो डिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता। दूसरी बात हमने की थी कि 1 अप्रैल 1999 के बाद या 1 अप्रैल 1999 को ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 अगर आपने कोई भी लोन लिया है, यहाँ पर केवल 2 ही पर्पस काम आएंगे बच्चों। या तो आपने एक्विजिशन के लिए यानी कि उसे एक्वायर परचेस करने के लिए लिया है, या फिर आपने उसको कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, निर्माण करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन दी जा सकती है। अब इस 2 लाख रुपीज़ में भी ये कंडीशन है कि अगर आपने कुछ लोन 99 के पहले लिया है और कुछ लोन 1 अप्रैल 1999 से या उसके बाद लिया है, तो इस कंडीशन में दोनों डिडक्शन मिलाकर 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम 30,000 है। अगर सपोज कीजिए आपका इंटरेस्ट जो है 20,000 बनता है तो 20 की ही डिडक्शन दी जाएगी, 30 की नहीं देंगे, है ना। और पीछे वाला इंटरेस्ट सपोज कीजिए 2,10,000 का बना, 1 अप्रैल 1999 के पहले 20,000 का इंटरेस्ट है और बाद वाला 2 लाख रुपीज़ का है, तो आप क्या करेंगे? 20,000 पहले वाला और 180 पीछे वाला, टोटल मिला के 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा डिडक्शन नहीं दी जाएगी। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मैंने आपको बताई थी कि अगर आप 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद भी कोई भी लोन लेते हैं, लेकिन वो लोन रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए है या फिर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, तो फिर उस कंडीशन में आपको केवल 30,000 की ही मैक्सिमम डिडक्शन दी जा सकती है। उस कंडीशन में लिमिट बढ़कर 2 लाख रुपये नहीं होगी, फिर आपने वो लोन कभी भी लिया हो। जबकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ कोई लिमिट नहीं है, आपने जितना लोन लिया है उस पर पूरे पर इंटरेस्ट की रिबेट दी जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपने जब भी कोई भी लोन लिया है और आपका घर बनकर तैयार होता है, तो उस लोन को लेने से 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपका घर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। उस कंडीशन में आपको जो प्रायर पीरियड की जो भी डिडक्शन दी जाती है इंटरेस्ट की, वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है, ठीक है। अब देखिए हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चों, मिस्टर दयानंद बोरोड अ सम ऑफ ₹2,50,000 on 1 July 1998 from Punjab National Bank on interest 16% per annum to construct a house property in Jaipur। मिस्टर दयानंद ने क्या किया? 2.5 लाख रुपए का एक लोन लिया है 1 जुलाई 1998 को। मैं इसको शॉर्ट में अपने पास लिख लूँ क्वेश्चन को, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए कब मैंने ये लोन लिया है, इट वॉज टेकन 1 जुलाई 98, ठीक है। 1 जुलाई 98 को लिया। कितना अमाउंट लिया है? दैट इज 2,50,000। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है? 16% पर, है ना। ये हमने अपने पास शॉर्ट में इसको लिख लिया ताकि हम इजीली से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड थिंग, उन्होंने 1 अप्रैल 2003 को एक और लोन लिया 3 लाख रुपीज़ का।
इसी काम के लिए एक वित्तीय संस्था से 16% ब्याज पर लिया। अब देखिए ये वाला लोन तो 1 अप्रैल 1999 के पहले वाला है। अगला लोन उन्होंने कब लिया है? 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, कितना अमाउंट लिया उन्होंने? 3 लाख रुपीज़। और इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 16% है ना। ठीक है, मकान का निर्माण 30 सितंबर 2003 को पूरा हो गया और दयानंद 1 अक्टूबर से खुद के रहने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर वो खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो गई। हम उस तरह से इसका वैल्यूएशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 1,50,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर दयानंद ने प्रीवियस ईयर 1920 में 15,000 तो म्यूनिसिपल टैक्सेस के और 3,000 रुपये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पे किए हैं, अग्नि बीमा प्रीमियम के। मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए सबसे बड़ी बात, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो एनुअल वैल्यू तो जीरो होना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ। लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर में 15,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस के पे किए हैं। तो बच्चों जब एनुअल वैल्यू ही जीरो हो गया तो म्यूनिसिपल टैक्सेस से क्या फ़र्क पड़ता है? इससे भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अग्नि बीमा प्रीमियम तो वैसे भी हमारे लिए मैटर नहीं करता, किसी भी कंडीशन में छोड़ दीजिए। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए, है ना। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. What would be the taxable income under the income head income from house property if he had borrowed rupees 12 lakhs instead of 3 lakhs on 1st April 2003 and loan is still unpaid? वो हमसे कंडीशन और कह रहे हैं कि अगर उन्होंने 3 लाख की जगह 12 लाख का लोन लिया होता ना बाद वाला, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? पहले हम फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करें, फिर हम सेकंड वाली करेंगे। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो जो हमारा घर है वो 2003 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लोन तो मैंने लिया है 98 में, है ना, और मेरा घर बनकर तैयार हुआ 2003 में। इसका मतलब 31 मार्च 2002 तक का जो मेरा पीरियड है दैट इज़ प्रायर पीरियड है। उस पीरियड की मैं इंटरेस्ट की रिबेट दूंगी, कितना? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। और किस ईयर से स्टार्ट करूंगी? जिसमें मेरा घर बनकर तैयार हुआ, मीन्स 3-4 से। तब आप काउंट कर लीजिए, 5 सालों में तो ख़त्म हो गई। 4 हमेशा पीछे वाले ईयर से काउंट कीजिए तो आपको ईजी रहेगा। जैसे ये ईयर 3-4 है तो इसे 4 बोलिए, है ना, लिखना तो आपको 3-4 ही है। तो 4, 5, 6, 7, 8, ये डिडक्शन तो 8 में ही ख़त्म हो गई। और अब हम तो 1920 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ओके, तो हमें क्या करना है? हमको तो सिंपल तरीके से जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसकी छूट दे देनी है। बस ध्यान क्या रखना है, चूँकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 1 अप्रैल 1999 से पहले वाले का 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाद वाला उसे मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर इसका सल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना, तो इसका एनुअल वैल्यू कितना हो गया? AV, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ, इसका एनुअल वैल्यू हो गया निल, एनुअल वैल्यू हो गया 0। ठीक है, फिर इसमें से मैं क्या लेस कर दूँ? बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज 0 का 30% 0 ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी मैं 2 कैटेगरीज कर दूँगी। बिफोर 1 अप्रैल 99, ठीक है, कितना? इट इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग। उसने भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज़ का 2,50,000 रुपये का 16%। ठीक है, इसकी मैं सीधी सीधी छूट यहाँ पर दे दूँ। देख लीजिए 250 का 16% कितना होता है? 250 का 16% होता है 40,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में भाई जितना इंटरेस्ट आया उतना लिख दिया। नहीं, ध्यान रखिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस SOH में। ये मैक्सिमम 30,000 तक पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू 30,000 ओनली, रुपी 30,000। सो यहाँ पर मैं कितना कैलकुलेट करूँगी? सिर्फ 30,000।
क्लियर, समझ आया? अच्छा, दूसरी बात करें हम, फिर उसके बाद एक तो ये था, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन 1st April 2003 दैट इज वर्थ रुपीज 3 लाख रुपीज़ का 16%। 3 लाख का 16% कितना हो जाएगा? दैट इज 48,000 रुपी। ठीक है, तो अब आपको फिर से ध्यान देना है कि जब मैंने ऊपर 30,000 दे दिया तो ये 170 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये 170 की लिमिट में है, तो मेरी टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 78,000। ये 2 लाख के अंदर है, इट मीन्स एप्लीकेबल। तो 78,000 रुपी क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन लोन की टोटल डिडक्शन हो जाएगी। इसको यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है हमने। 78,000 की टोटल डिडक्शन हो गई, तो जब मैं एनुअल वैल्यू में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूँगी तो मैं क्या कहूँगी? बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, साइड का फाइनल कॉलम नहीं बनाया है ना? फाइनल कॉलम बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? फाइनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज माइनस 78,000 रुपी। समझ आ रहा है? इसको मैं क्या शो करूँगी? माइनस 78,000 रुपी। इसका मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम नेगेटिव हो सकती है, ठीक है? और ये जो नेगेटिव इनकम होगी, ये या तो अगर उसी ईयर की आपकी कोई लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या अदर हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसे उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप किसी दूसरे हेड की इनकम से उसे सेट ऑफ कर सकते हैं जो उस ईयर में होती है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल गेन से, जो भी आपका होगा, ठीक है? देन उसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर आप इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो आप इसको आगे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहाँ इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे आपके टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। क्लियर? तो बस आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, एक से ज़्यादा मकान संपत्ति हो। कुछ टाइम पीरियड आप एक घर में रहते हो, कुछ टाइम पीरियड दूसरे घर में रहते हो, या एक में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, एक में आप खुद रह रहे हो, है ना? तो इनकम टैक्स में हम मैक्सिमम 2 हाउस तक, 2 मकानों तक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब आप उनका एनुअल वैल्यू 0 कंसिडर कर सकते हैं, है ना? मैक्सिमम 2 केवल 2 ही हाउसेस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास तीसरा, चौथा और पांचवा भी है तो फिर वो सारे के सारे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उनका वैल्यूएशन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यानी पर किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान संपत्ति है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं और बाकी के लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, फिर इसमें अब एक बात ये आती है कि हम किसका चुनाव, जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास 3 मकान हैं, 3 घर हैं, ठीक है? अब तीनों में मैंने कोई किराएदार नहीं रखा, कोई टेनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कहेंगी कि 2 ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, एक तो आपको लेट आउट ही माना जाएगा। लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसको लेट आउट मानना चाहते हैं और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप ऐसी कंडीशन में पहले तो तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर तीनों का वैल्यूएशन कर लीजिए, ठीक है? देन उसके बाद उनको लेट आउट मानकर उसका वैल्यूएशन कर लीजिए। फिर उनका डिफरेंस देखिए, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और जिसका डिफरेंस सबसे कम नेगेटिव होगा उसे तो मैं लेट आउट मान लूँगी और बाकी को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूँगी। क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं अपनी कोशिश मेरी ये होगी कि मेरी जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो कम से कम हो, मिनिमम हो, यानी कि मेरा जो नेगेटिव वैल्यू है सेल्फ ऑक्यूपाइड का वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो टोटल होगा लेट आउट का और उसका टोटल मिला के मेरी इनकम कम से कम होनी चाहिए। वो कब होगी? जब उनका डिफरेंस लेट आउट का और सेल्फ ऑक्यूपाइड का, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है उसे तो मैं क्या करूँगी? लेट आउट मान लूँगी, बाकी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूँगी।
बच्चों इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप तब तक इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और इतना स्टडी कीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट को। देन इसकी आगे स्पेशल कंडीशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।